हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एस सी वर्मा जी का किताब जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के वॉल्यूम 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको जो क्वेश्चन है, देखो मेरे पास ये बुक है एस सी वर्मा सर का वही किताब। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा और फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बोर्ड में बताऊंगा। और आपको जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप वहां से क्वेश्चन प्रिफर कर सकते हैं और सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगा उसको आप प्रिफर करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप एच सी वर्मा जी का किताब अपने पास रख सकते हैं ताकि जो क्वेश्चन है वो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो सके। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो चैप्टर है ये चैप्टर आपके मैकेनिक्स का बेसिक है। आप इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आने वाला जो चैप्टर्स है जैसे कि फ्रिक्शन है, या फिर फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन है, या फिर रोटेशन है, सेंटर ऑफ मास है, या फिर जो भी चैप्टर ले लें आप, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप इसको बेसिकली अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, A block of mass 2 kg placed on a long frictionless horizontal table is pulled horizontally by a constant force capital F. It is found to move 10 meter in the first 2 seconds. Find the magnitude of F. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक मास है 2 kg का और उसको रखा गया है एक लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल पर। तो देखो सिस्टमेटिकली डायग्राम बनाया करो। तो ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर एक मास को रखा गया है जिसका मास है 2 kg। ठीक है, और ये जो टेबल है फ्रिक्शनलेस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को शॉर्ट में एनएलएम भी बोलते हैं इसी को। और यहां पर जो भी प्रॉब्लम आप करोगे वहां पर फ्रिक्शन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, फ्रिक्शन इसके आगे आएगा। तो जो भी सरफेस आपको दिया जाएगा जनरली वो क्या रहेगा, फ्रिक्शनलेस रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो टेबल है फ्रिक्शनलेस है और इसको एक एफ फोर्स से, कांस्टेंट एफ फोर्स से पुल किया जा रहा है। तो मान लो यहां पर इसको एक एफ फोर्स लगाकर इसको इधर आगे पुल किया जा रहा होगा। इसमें कहा गया है कि ये इनिशियल जो 2 सेकेंड है उस पर ये 10 मीटर आगे चला जाता है। तो देखते हैं, ये सपोज ये 10 मीटर आगे पहुंचा, यहां पर पहुंच गया 10 मीटर। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड का। सपोज ये स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 सेकेंड में और यहां से यहां तक पहुंचने में इसको लगता है t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो फोर्स है F, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तो न्यूटन्स के लॉ से हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। हमको मास गिवन है क्वेश्चन में, अगर हम किसी तरीके से अगर ये a निकाल लें, एक्सेलरेशन निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो यहां पर हमको टाइम दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर आप u देखें तो u 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो यहां पर आप इस इक्वेशन का यूज कर लीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u 0 है तो ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से हमको चाहिए a का वैल्यू, तो a क्या मिलेगा, इस 2 को उधर भेज दो तो 2s अपॉन में टी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। तो 2s मतलब कि 2 इंटू एस है 10 मीटर और t का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर। तो उसको आप सॉल्व करोगे तो 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 5 जा, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब F इज इक्वल टू होता है ma। तो मास गिवन है 2 kg और एक्सेलरेशन आ गया 5, तो 2 इंटू 5 आ जाएगा 10 न्यूटन। तो जो फोर्स इस पर लगाया जा रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, a car moving at 40 km per hour is to be stopped by applying brakes in the next 4 meter. If the car weighs 2000 kg, what average force must be applied on it? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक कार है, ठीक है, ये कार है जिसका मास है 2000 kg। ये मास, ये जो कार है ये आगे चल रहा है, ये आगे मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। उसके बाद में इस पर ब्रेक अप्लाई किया जाता है, और जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया जाता है ये लगभग 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और जाके रुक जाता है, यहां पर आके रुक जाता है। तो इसका फाइनल पोजीशन यहां पर है, ठीक है। यहां पर इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको यह बताना है कि इस पर कितना एवरेज फोर्स अप्लाई किया जाए ताकि ये 4 मीटर आगे जाकर रुक जाए, ठीक है। तो यहां पर देखो, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो फोर्स चाहिए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। किसी तरीके से अगर ये a निकल जाए तो हमारा बात बन जाएगा। तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे ये है इक्वेशन थर्ड मोशन का, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, या फिर सिंपली 40 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600 कर लीजिए, तो आपको मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। या फिर ये याद रखना कि 5/18 से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो नंबर आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 11.11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको मैंने किया है तो इसका आंसर आता है 11.11 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म 0 होने वाला है। तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमको a का वैल्यू चाहिए, u को इधर भेज दो, तो u को इधर भेजोगे तो माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s इक्वल टू a। अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो a इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब कि माइनस 11.11 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू a कितना है 4, तो इसको 11.11 का स्क्वायर आप करोगे तो ये लगभग आता है 123.43, माइनस में रहेगा अपॉन में 8, 4 टू जा 8। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आता है माइनस 15.42 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू है 15.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन मिल गया, अब हमको चाहिए फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा 2000 मास ऑफ कार इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है माइनस, अब यहां पर माइनस क्या बता रहा है, सिंपली डी एक्सेलरेशन को बता रहा है कि वो कार डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये डी एक्सेलरेशन को बता रहा है, ठीक है। तो ए का वैल्यू रख दो यहां पर 15.42। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो लगभग वैल्यू है वो आता है 30840 न्यूटन। अगर आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे, साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप इसको लिख सकते हो 3.08 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो ये इतने न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई करना होगा इसको 4 मीटर के डिस्टेंस पर रोकने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ टीवी पिक्चर ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द कैथोड विथ नेग्लिजिबल स्पीड। नेग्लिजिबल स्पीड मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन टीवी पिक्चर ट्यूब से निकल रहा है उसका इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है, एंड रीच अ वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन ट्रेवलिंग 1 सेंटीमीटर, एज्यूमिंग
straight line motion, find the constant force exerted on the electron. The mass of the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक टीवी पिक्चर ट्यूब है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक टीवी पिक्चर ट्यूब से निकल रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, नेग्लिजिबल स्पीड से निकल रहा है, और ये इधर आगे जा रहा है कहीं पर, ठीक है, और फाइनली जहां पर भी पहुंच रहा है ये, वहां पर इसका जो स्पीड है फाइनल वेलोसिटी, वो क्वेश्चन में दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन का जो फाइनल वेलोसिटी है वो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और क्वेश्चन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया गया है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम लिख लो, ये दिया गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ऐसे आपको ये डेटा याद होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है टोटल यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, या फिर इसी को आप मीटर में ले लो, तो मीटर में ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो आपको इतना सारा जानकारी क्वेश्चन में गिवन है। अब देखते हैं कि फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन। हमको F का वैल्यू बताना है, तो फिर से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सिलरेशन। किसी तरीके से हम लोग एक्सिलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको फोर्स पता चल जाएगा। तो एक्सिलरेशन फाइंड आउट करने के लिए देखो u दिया है, v दिया है, हमको पता है डिस्टेंस, तो फिर से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं। यहां पर टाइम नहीं गिवन है तो इससे नहीं बनेगा, यहां पर ये अप्लाई कीजिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर का वैल्यू यहां से रख दीजिए 5 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2a इंटू एस का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर मतलब कि 12, अपॉन में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू ए। तो यहां से देखो इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा 0.5, 12.5, और ये ऊपर जाके ऐड हो जाएगा तो इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सिलरेशन। अब एक्सिलरेशन पता चल गया, अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू दिस एक्सिलरेशन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और जो एक्सिलरेशन है वो हो जाएगा इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर 14। तो इसको आपको सिंपली इंटू करना है, तो ये इंटू क्या हो जाएगा 9.1 इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 प्लस 14 करोगे तो आपको मिलेगा 16 माइनस 16। ठीक है, 17 माइनस 17। अब सिंपली आपको इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को आप इंटू करोगे तो ये आंसर के इक्वल आ जाएगा, जिसका आंसर है लगभग 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन का, ये आपको आंसर मिलेगा। इन दोनों को आप इंटू करोगे तो आंसर जो मिलेगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 न्यूटन का। ठीक है, ये समझ में आया आपको क्वेश्चन। फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको बस ये प्रॉब्लम समझना रहता है कि प्रॉब्लम क्या है, बाकी तो सिंपल मैथ्स होता है। तो फिजिक्स क्या है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी मैथ्स है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, a block of mass 0.2 kg is suspended from the ceiling by a light string. A second block of mass 0.3 kg is suspended from the first block through another string. Find the tensions in the two strings. Take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या कहा गया है, एक मास है उसको सीलिंग से अटैच किया गया है, ये मास है, ये दिया गया है 0.2 kg, इसको सीलिंग से ऐसे लटकाया गया है, और इस मास के नीचे एक और मास लटकाया गया है,
जो है 0.3 kg। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है, हमको यहां पर इस स्ट्रिंग पर और इस दूसरे स्ट्रिंग पर, इन दोनों स्ट्रिंग पर टेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इन दोनों ब्लॉक्स का। तो सबसे पहले जो नीचे वाला ब्लॉक रहेगा उसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फिर ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो देखो इस नीचे वाले ब्लॉक का, इस ब्लॉक का आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो 0.3 kg के ब्लॉक पर सबसे पहले इसके नीचे mg लग रहा होगा। mg कितना लग रहा होगा, 0.3g। ऊपर क्या लग रहा होगा, इस रस्सी की वजह से टेंशन लग रहा होगा T, और ये रेस्ट पर है तो कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं होगा इस पर। ठीक है, ये FBD है सेकेंड ब्लॉक का। आप अगर फर्स्ट ब्लॉक को देखोगे तो फर्स्ट ब्लॉक का FBD कैसे बनेगा, यहां पर मान लेते हैं टेंशन T1 है और यहां पर मान लेते हैं टेंशन T2 है। इस स्ट्रिंग पर टेंशन T2 है और इस वाले स्ट्रिंग पर टेंशन T1 है। तो इस 0.2 kg वाले ब्लॉक पर ऊपर टेंशन लग रहा होगा T2 और नीचे लग रहा होगा इसका मास 0.2 kg 2g, mg होता है तो 0.2g, और साथ ही साथ इस पर इस रस्सी की वजह से टेंशन T1 भी लग रहा होगा। तो यहां पर नीचे इस पर T1 भी लग रहा होगा। अब आप यहां पर इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन आप क्या लिखोगे, T1 माइनस 0.3g इक्वल टू 0। यहां पर नेट फोर्स इस ब्लॉक पर क्या है, 0 है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, T1 माइनस 0.3g इक्वल टू 0, या फिर 0.3g माइनस T1 इक्वल टू 0। इस पर भी लिख दीजिए, इस पर भी नेट फोर्स 0 है, तो T2 माइनस T1 प्लस 0.2g इक्वल टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है T1 T2, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप T1 और T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से आपको T1 मिलेगा 0.3g, g का वैल्यू 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा T1 इक्वल टू 0.3 इंटू 10, तो ये मिल जाएगा 3 न्यूटन T1 का वैल्यू। ठीक है, मतलब इस वाले स्ट्रिंग पर आपको फोर्स मिल गया, टेंशन मिल गया 3 न्यूटन का। अब इस T1 का वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 पे रख दो, तो T2 आपको यहां से इसको उधर भेजोगे तो क्या मिलेगा, T1 प्लस 0.2g। T1 का वैल्यू आया 3 न्यूटन, इसको रख दो, और ये क्या है 0.2 इंटू 10, जी का वैल्यू 10 ले लो, तो ये 3 प्लस 0.2 इंटू 10 करोगे तो ये 2 मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 5 न्यूटन। तो T2 मिल गया 5 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच जो स्ट्रिंग है, इन दोनों ब्लॉक के बीच जो स्ट्रिंग है उस पर जो टेंशन आ रहा है वो है 3 न्यूटन, और यहां पर जो स्ट्रिंग है दूसरा स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग पर जो टेंशन आ रहा है वो है 5 न्यूटन का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा T1 3 न्यूटन और T2 आ जाएगा 5 न्यूटन। तो ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास m आर टाइड टू ईच अदर थ्रू अ लाइट स्ट्रिंग। One of the blocks is pulled along the line joining them with a constant force capital F. Find the tension in the string joining the blocks. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, दो ब्लॉक है जिनका मास सेम है, ठीक है, ये एक पहला ब्लॉक है जिसका मास दिया गया है m, ये दूसरे मास m से अटैच है स्ट्रिंग के थ्रू, और इसमें से किसी एक ब्लॉक को खींचा जा रहा है F फोर्स से। तो मान लेते हैं इसको खींचा जा रहा है कैपिटल F फोर्स से। तो हमको बताना है कि इन दोनों के बीच जो ये रस्सी है, स्ट्रिंग है, इस पर टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर टेंशन T है, तो यहां पर टेंशन T आएगा, सेम स्ट्रिंग पर टेंशन सेम होता है तो यहां पर भी वही टेंशन आएगा T। अब आप FBD बना लीजिए। तो मान लेते हैं इसको खींचने से ये जो पूरा सिस्टम है वो a एक्सिलरेशन से आगे मूव कर रहा है। देखो ये दोनों आपस में टाइड है, तो जिस एक्सिलरेशन से ये जाएगा उसी एक्सिलरेशन से ये भी जाएगा, सेकंड ब्लॉक भी जाएगा। ठीक है, मान लो ये A ब्लॉक है, ये दूसरा नंबर B ब्लॉक है, तो दोनों का एक्सिलरेशन सेम होगा। तो मान लेते हैं एक्सिलरेशन इस साइड A है।
अब देखते हैं एफबीडी बनाते हैं, पहले ब्लॉक का और दूसरे ब्लॉक का। तो बी ब्लॉक का जब आप एफबीडी बनाओगे तो ये एम है, इधर फोर्स इस पर टी लग रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से इधर मूव करेगा, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, टी इज इक्वल टू एम ए मिल जाएगा। ठीक है, इस पर लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स है टी इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड ब्लॉक का एफबीडी बनाइए। ए ब्लॉक का एफबीडी जब बनाएंगे तो ए ब्लॉक पर एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है टी, और ये ए एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, तो यहां पर आपको नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए करना है। या फिर सिंपली आप ये याद रखना कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उस फोर्स को पहले लिख लो, फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको माइनस कर दो इस पे, इज इक्वल टू एम ए। ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स किधर होगा, जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर ही नेट फोर्स आएगा आपका, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा तो वो कितना आएगा, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो आपके पास ये दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या क्या लाना है, एक टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो यहां से देखो, यहां से आप क्या कर सकते हो, ए का वैल्यू क्या ला सकते हो, एफ माइनस टी बाई एम, ये ए का वैल्यू आ गया। अब इस ए के वैल्यू को यहां पर रख दो, तो यहां से t इज इक्वल टू एम, ए की जगह f माइनस टी बाई एम, ये m से m मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो f माइनस टी हो जाएगा इधर और इधर t हो जाएगा। इस t को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू एफ, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f बाई 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा, t इज इक्वल टू एफ बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। इसके बीच जो लगने वाला जो फोर्स है, टेंशन है, वो इस फोर्स का आधा है, मतलब कि f बाई 2 फोर्स लग रहा है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक 50 ग्राम का मास है, पार्टिकल है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है और इसका स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है। हमको जो है इस पार्टिकल पर फोर्स बताना है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर और 6 सेकेंड पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक ग्राफ गिवन है। सबसे पहले उस ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये ग्राफ है v वर्सेस t का। इसमें ये दिया है 0, फिर यहाँ कहीं 2 सेकेंड दिया है, यहाँ पर 4 सेकेंड दिया है और यहाँ पर 6 सेकेंड दिया गया। ठीक है, ये दिया है 15, यहाँ कहीं दिया गया है 10 और यहाँ कहीं दिया गया है 5। ये डायग्राम है। ठीक है, t सेकेंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। एक मास है, मान लेते हैं ये मास है, इसका मास दिया गया है 50 ग्राम और ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और उसका ग्राफ दिया गया है। अब हमको क्या करना है, फाइंड करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फोर्स कितना होगा, 4 सेकेंड पर फोर्स कितना होगा और 6 सेकेंड पर फोर्स कितना होगा। तो फोर्स निकालने के लिए, फोर्स क्या होता है, m इंटू ए। तो अगर मुझे m गिवन है क्वेश्चन में, अगर मुझे t इक्वल टू 2 सेकेंड में अगर a पता चल जाए तो फोर्स पता चल जाएगा इस टाइम पर। अगर यहां पर भी a पता चल जाए और यहां पर भी a पता चल जाए तो मुझे क्या पता चल जाएगा, फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो v वर्सेस t, इसका जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो याद रखना, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पर सॉल्व करते हैं फोर्स, फिर 4 पर, फिर 6 पर करेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं ये एंगल थीटा है। देखो ये एंगल अगर थीटा होगा ना तो ये वाला एंगल भी ऑब्वियस सी बात है थीटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी सेम है, ये भी सेम ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों एंगल थीटा होगा। अब t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं,
सपोज ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ए बी, इसका हमको स्लोप बताना है। तो स्लोप ऑफ ए बी ये क्या आएगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। और टेन थीटा क्या होगा, दिस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 15 है, और बेस कितना है, ये लेंथ कितना है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 है ना, डिवाइड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 5 आ जाएगा। और ये जो स्लोप मिल रहा है, और यही स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, इस t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर एट t इक्वल टू हम लोग क्या निकाल लेते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। इस मास को हमको केजी में रखना होगा। मास कितना दिया गया है, 50 ग्राम। इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 करोगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो m की जगह आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 केजी, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। और a की जगह रख दोगे 5, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.25 न्यूटन। तो ये है पहले t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो फोर्स है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 0.25 न्यूटन, 0.25 न्यूटन। और एक्सेलरेशन जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या होगा। तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, अगर आप स्लोप देखोगे BC लाइन का, तो स्लोप BC जो है वो क्या है, देखो ऐसे फ्लैट है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, एंगल कितना बना रहा है ये एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ t के साथ 0 का एंगल बना रहा है। तो स्लोप ऑफ BC इक्वल टू 0। 0 क्यों है, क्योंकि 10 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो 10 0 डिग्री होता है 0, तो इसका स्लोप 0 है। तो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड जो एक्सिलरेशन है वो भी क्या है, 0। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। तो ये कितना हो जाएगा, m इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो इस टाइम पर t इक्वल टू 4 सेकेंड पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं t इक्वल टू 6 सेकेंड पर क्या होगा। तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पर देखते हैं कि क्या होगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जो लाइन है CD, इसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही एक्सिलरेशन के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू 10। आप देखो यहां पर जो थीटा लेते हैं ना, वो इसके साथ एंगल होता है, मतलब कि ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो ये 10 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब 10 180 माइनस थीटा जो होता है, ये माइनस 10 थीटा का इक्वल होता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 10 थीटा। 10 थीटा मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 15/3 फिर से, तो ये -5 आ जाएगा। तो एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो हमारा a है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सिलरेशन मिल गया। अब फोर्स निकाल सकते हो। फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। m गिवन है हमको 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 kg, और a है 5, तो इसको सॉल्व करने पर फिर से 0.25 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर जो फोर्स है वो है 0.25 न्यूटन, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर जो फोर्स है वो है 0 न्यूटन, और t इक्वल टू 6 सेकेंड पर जो फोर्स है वो है 0.25 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। टू ब्लॉक्स A and B of mass ma and mb respectively are kept in contact on a frictionless table. The experimenter pushes the block A
from behind so that the blocks accelerate. If the block A exert a force F on the block B, what is the force exerted by the experimenter on A? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एक एक्सपेरिमेंटर है, यहां पर ऐसे पहले दो ब्लॉक रखे गए हैं, दोनों क्या है, कांटेक्ट में एक दूसरे के, ठीक है, ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है। अब एक एक्सपेरिमेंटर है, वो एक्सपेरिमेंटर क्या कर रहा है, इसको जो ब्लॉक ए है उसको पुश कर रहा है, और ये किस फोर्स से पुश कर रहा होगा उस फोर्स को हमको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये फोर्स स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ से ये ए ब्लॉक को पुश कर रहा है उधर। अब देखो जब ये ए ब्लॉक को पुश करेगा तो क्या होगा कि यहां पर इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से दोनों साथ साथ आगे मूव करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो ए ब्लॉक है बी पर इधर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और जो बी ब्लॉक है वो इधर इस पर फोर्स लगा रहा होगा। अब न्यूटन के थर्ड लॉ से दोनों फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मान लेते हैं ये कैपिटल एफ फोर्स लगा रहा है और ये भी कैपिटल एफ फोर्स इधर लगा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है ये जो फोर्स है वो कैपिटल एफ है, यहां पर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा वो कैपिटल एफ है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो दोनों कांटेक्ट में तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे, तो दोनों साथ साथ चल रहे होंगे तो दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम होगा। तो मान लेते हैं इन दोनों का एक्सीलरेशन ए है और ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है और इस एफ का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले जो ब्लॉक ए है उसका एफ बी डी बना लो। तो जो ये जो ब्लॉक ए है इसका मास एम ए है, अब इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है स्मॉल एफ, और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है कैपिटल एफ। ठीक है, ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ है, और इसका एक्सेलरेशन इस साइड है स्मॉल है। अब इसके लिए हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ इज इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू ए। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड ब्लॉक को देखो, जो बी ब्लॉक है उस पर इक्वेशन लिखना है, तो ये बी ब्लॉक है, इस बी ब्लॉक का मास क्या गिवन है एम बी, और इस पर फोर्स लग रहा है इधर कैपिटल एफ, इस पर केवल यही फोर्स लग रहा है, और ये इधर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। तो यहां पर नेट फोर्स क्या है कैपिटल एफ, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, इसका मास है एम बी और एक्सेलरेशन है ए, तो एफ इज इक्वल टू एम बी इंटू ए हो जाएगा। अगर यहां से मैं ए का वैल्यू देखूं तो ए क्या हो जाएगा, एफ बाई एम बी। क्लियर है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में यहां से अगर मुझे एफ का वैल्यू चाहिए तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ प्लस एम ए इंटू ए। अब ए का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो यहां से अगर ए का वैल्यू रख दूं तो एफ प्लस एम ए इंटू कैपिटल ए एफ डिवाइड बाई एम बी। ठीक है, तो ये एफ का वैल्यू हो जाएगा। अगर इसको आप जमा के लिखना चाहें तो स्मॉल एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ कॉमन ले लो, 1 प्लस एम ए अपॉन एम बी, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 8, रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm and mass 4 mg are falling with a speed of 30 meter per second on the head of a bald person. The drops splash on the head and come to rest. Assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head. ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, रेन ड्रॉप्स है जिसका रेडियस 1 mm है, और ये जो है किसी बाल्ड पर्सन के हेड पर गिरता है और स्प्लैश हो जाता है। ठीक है, तो ये जो रेन ड्रॉप है उस पर्सन के हेड पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा वो हमको बताना है। ठीक है, सपोज यहां पर उसका हेड है, ये हेड है जहां पर गिरेगा। ठीक है, इसको फ्लैट दिखा रहे हैं, सरफेस है, उसका हेड पर सरफेस है, उस पर गिर रहा है ये रेन ड्रॉप। ठीक है,
और क्वेश्चन में ये कहा गया है इस ड्रॉप का जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। ठीक है, ये रेडियस के इतना ट्रेवल करता है, तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले जाओ ताकि थोड़ा सा रियल डायग्राम लगे। तो ये ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 1 mm का। ठीक है, इसका मास कितना गिवन है 4 मिलीग्राम, और इसका इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है इस रैन ड्रॉप का 30 मीटर पर सेकेंड। इसको u मान लेते हैं, u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको बताना है कि फोर्स क्या होगा। तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू ma। m हमको पता है इस रैन ड्रॉप का, एक्सेलरेशन अगर इस रैन ड्रॉप का पता चल जाए तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर जो मास गिवन है, मास कितना गिवन है 4 mg, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 kg। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया गया है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये डिस्टेंस दिया गया है, इसको s ले लेते हैं, s गिवन है 1 में mm, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ये मीटर में हो गया। और u गिवन है क्वेश्चन में 30 मीटर पर सेकेंड, हमको a निकालना है। तो ऐसा इक्वेशन लगाएंगे जिसमें ये दोनों आता हो और आसानी से हमारा a निकल जाए। तो हम लोग जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर फाइनली ये आके यहां पर रुक जाएगा, v 0 हो जाएगा यहां पर। तो ये वाला जो टर्म है यहां पर, ये टर्म क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अगर हमको a का वैल्यू चाहिए तो बाकी जो टर्म्स है उसको इधर लाना पड़ेगा। तो यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2s इज इक्वल टू a। तो a का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है, यहां से देखो a का वैल्यू हमको मिल रहा है a इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, u का वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू s का वैल्यू है 10⁻³ मीटर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो है ना 30 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 3 3 जा 9, तो माइनस 9 इंटू 10⁻² अपॉन में 2 इंटू 10⁻³ अब देखो इसको डिवाइड करो तो 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस 4.5 होगा, और ये 10⁻³ यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा इंटू 10⁵ हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया इस रैन ड्रॉप का यहाँ पर माइनस 4.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू ma, m गिवन है हमको 4 mg इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 kg। तो यहाँ पर रख दो इसको 4 इंटू 10⁻⁻6 kg, और a की जगह रख देना है। अब यहाँ पर माइनस रखने का जरूरत नहीं है, माइनस ये बता रहा है कि यहाँ पर डी एक्सेलरेशन होगा। ये क्या बता रहा है, बेसिकली डी एक्सेलरेशन बता रहा है। तो यहाँ पर हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो केवल ये विथआउट साइन भी रख सकते हो। तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁵। तो इसको आप इंटू करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 18.0 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। तो ये फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1.8 न्यूटन। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx विथ k इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर m मीटर। What will be its initial acceleration of if it is released from a point x equal to 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है जिसका मास है 0.3 kg। ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू माइनस kx का फोर्स लग रहा है, और k का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 15 न्यूटन पर मीटर, और
इसको एक इनिशियल इसको रिलीज किया गया है x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर से। तो x इक्वल टू दिया गया है 20 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या बताना है, एक्सिलरेशन का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो एक्सिलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई मास। F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो फोर्स बाई मास कर दोगे तो एक्सिलरेशन मिल जाएगा। अब फोर्स कितना गिवन है, -kx अपॉन में मास, तो यहां पर बस वैल्यू रखना है -k मतलब -15 इंटू एक्स का वैल्यू है 0.2 अपॉन में m कितना गिवन है 0.3 kg। इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा 5 2 जा 10, तो ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सिलरेशन मिल जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट एक्सिलरेशन है। ये क्या है, बेसिकली रिटार्डेशन बोलो या फिर डी एक्सिलरेशन बोल सकते हो इसको। मतलब कि जो एक्सिलरेशन है इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सिलरेशन है, ये रिटार्डेशन है। क्लियर है, इसका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सिलरेशन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच्ड इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x and released, what will be the initial acceleration? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ठीक है, हमको इस टाइप का फिगर दिया गया है क्वेश्चन में। एक मास है और ये जो मास है, इधर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इधर एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इन दोनों के बीच में ये मास अटैच्ड है। इसका जो मास है वो हमको गिवन है m। ठीक है, अभी ये किस सिचुएशन में है, अपने नेचुरल लेंथ में ये वाला स्प्रिंग भी है और ये वाला स्प्रिंग भी अपने नेचुरल लेंथ पर है, तो इस केस पर कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा होगा। अब इसको मास को हम क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करो या फिर इधर शिफ्ट करो, है ना, x शिफ्ट करना है इसको। उस केस में हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो सपोज इसको मैंने इधर शिफ्ट किया, ठीक है, तो देखो अगर हम लोग इस मास को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, सपोज इसको इस मास को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया, x शिफ्ट कर दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो स्प्रिंग है ये फैल जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और ये वाला जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएगा, ये कंप्रेस्ड हो जाएगा और ये एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, अभी भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 रहेगा। ठीक है, तो सपोज हमने इसको x इधर कंप्रेस किया है, इस साइड इसको x कंप्रेस किया है, तो यहां पर क्या होगा, देखो स्प्रिंग का प्रॉपर्टी क्या होता है, जब भी सपोज मैंने इस स्प्रिंग को इधर खींचा है तो स्प्रिंग क्या करता है, अब हमेशा अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करता है। तो इस स्प्रिंग को आपने अगर इधर खींचा है तो ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में इसमें आने के लिए यहां पर फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। देखो आपने इसको इधर खींचा है तो ये स्प्रिंग वापस से इधर आना चाहेगा अपने नेचुरल लेंथ में, तो ये स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा। तो यहां पर इधर फोर्स लगा रहा होगा ये स्प्रिंग, मान लेते हैं इसको F1 ले लेते हैं इस स्प्रिंग की वजह से। अब दूसरा रहा, इस स्प्रिंग को आप देखते हैं तो ये स्प्रिंग एक्चुअल लेंथ इसका ये था, आपने इसको दबा दिया है ना, साइज कम कर दिया है, तो ये भी अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा। तो नेचुरल लेंथ में आने के लिए ये किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, मान लेते हैं F2। क्लियर है यहां तक। अब देखो अगर इस ब्लॉक को देखोगे, इस ब्लॉक को अगर आप देखोगे M ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स इधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स F2,
और एक फोर्स इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स F1, तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? F1 प्लस F2 इस डायरेक्शन में, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा F1 प्लस F2। अब F1 का वैल्यू क्या होगा? K1x, और ये कैसा हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। और F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? K2x, और ये क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा K1x प्लस K2x। तो यहां से हमको मिलेगा K1 प्लस K2x, ये हमको मिलेगा F नेट जो इस ब्लॉक पर लग रहा होगा। अब इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन चाहिए, इसको दबा दो और छोड़ दो तो ये इधर इनिशियली भागेगा, तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? A इज इक्वल टू F नेट डिवाइड बाई M, मास ऑफ दिस ब्लॉक। तो ये कितना आएगा हमको? K1 प्लस K2x डिवाइड बाई M, ये एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, इधर आना चाहेगा वो, दबा दो और छोड़ दो तो ये इनिशियली इधर आना चाहेगा, और इसका इनिशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2x डिवाइड बाई M, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द right end of block A. A constant horizontal force of 10 Newton is applied to the block A. All the surfaces are assumed frictionless. Find the time elapsed before the block B separates from A. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? एक ब्लॉक है, ऐसे ब्लॉक A नाम दिया गया है इसको, और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा गया है जो जिसका नाम दिया गया है ब्लॉक बी। ठीक है, अब ये जो ब्लॉक ए है इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहां पर ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये जो सरफेस है ये कैसा है? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस होने की वजह से जब आप इस 10 न्यूटन के ब्लॉक पर फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक आगे जाते जाएगा, और ये जो ब्लॉक बी है इसी पोजीशन पर रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये फिसलते जाएगा और ये आगे जाते जाएगा, और ये ब्लॉक बी यहीं पर रहेगा। ठीक है, और ये जो लेंथ है इस ए ब्लॉक का, ये लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.2 मीटर, और ब्लॉक बी जो गिवन है ये इसका मास है m इज इक्वल टू 5 kg। अब इतना चीज क्वेश्चन में गिवन है, हमको टाइम बताना है जब ये बी ब्लॉक ए ब्लॉक से इलेप्स्ड हो जाए। इसको जैसे जैसे आप आगे लेते जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा, उसके बाद ये इसके एंड पर आ जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ से ब्लॉक बी इलेप्स्ड हो जाएगा। तो ब्लॉक बी इलेप्स्ड कब होगा? जब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ये आगे निकल जाएगा, इतना कितना आगे निकलेगा? 0.2 मीटर आगे निकलेगा, तब ये बी जो है इलेप्स्ड होगा यहाँ से। ठीक है, तो वो टाइम हमको फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? इस ब्लॉक ए का हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। यहां पर ये जो मास गिवन है ये मास ए का है, इसका मास है 5 kg। अब आ जाएगा, अब लगाओ इस ब्लॉक ए के लिए F इज इक्वल टू ma। तो F दिया गया है 10 न्यूटन, मास दिया गया है 5 kg, A निकालना है तो A आ जाएगा 10/5, मतलब कि A आपको मिलेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये जो ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस ब्लॉक A को 0.2 मीटर चलने में जो टाइम लगेगा वही टाइम के बाद B इलेप्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर करेंगे। तो U क्या है? यहाँ पर इनिशियली 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू S। तो T हमको क्या मिलेगा? T स्क्वायर इज इक्वल टू 2S अपॉन में A। तो 2 इंटू S कितना है? 0.2 मीटर,
अपॉन में a का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो टी स्क्वायर है ये मिलेगा 0.2, तो t आपको मिलेगा अंडर रूट 0.2। आप इसको रूट को सॉल्व करोगे तो t आपको मिलेगा 0.45 सेकेंड। ये वो टाइम है, इस टाइम के बाद में ये ब्लॉक बी ब्लॉक ए से इलेप्स कर जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A man has fallen into a ditch of width d and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in figure, so that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the road increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h। ठीक है, यहां पर बेसिकली दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो हमको बताना है, एक तो ये प्रूव करना है कि जैसे जैसे रोप को खींचेंगे ये दोनों फ्रेंड तो एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, फोर्स का वैल्यू बताना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में, फिर इसको समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर एक आदमी है जो कि नीचे गिर गया है, उसको इसके दो फ्रेंड्स है, ये दो फ्रेंड्स रोप से खींच रहे हैं इसको। ठीक है, ये इस तरीके से इसको खींच रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में और क्या गिवन है, ये जो विड्थ है ये गिवन है डी, और सेकेंडली ये हाइट गिवन है हमको, यहां से यहां तक का ये हाइट गिवन है, ये हाइट क्वेश्चन में दिया गया है एच, ठीक है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन में बताया गया है कि ये दोनों फ्रेंड्स जिस फोर्स से खींच रहे हैं इसको, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो सपोज करते हैं कि ये एफ फोर्स से खींच रहे हैं, तो ये भी कितने से खींच रहा होगा, एफ फोर्स से, ठीक है। ये एक अलग ये स्ट्रिंग को अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर एफ फोर्स है तो यहां पर भी फोर्स एफ लगेगा, ठीक है। यहां पर एफ फोर्स है तो यहां पर भी फोर्स एफ लगेगा, ठीक है। अब हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं, यहां पर एक इस पॉइंट पर एक लाइन खींचते हैं, ये एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूं मैं, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन खींचा, अब यहां से देखना ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। देखो ये टोटल लेंथ डी है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, d/2, ठीक है। अब इस आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या मिलेगा आपको, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। इधर फोर्स लग रहा है एफ, इधर फोर्स लग रहा है एफ, नीचे इस पे लग रहा होगा mg,
ठीक है, इतना फोर्स इस पे लग रहा होगा। अब देखो हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स देखते हैं क्या क्या है। तो यहां पर देखो इस F का कंपोनेंट कर देंगे तो इस F का एक कंपोनेंट इधर आएगा F साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा F कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली इस F का एक कंपोनेंट इधर आएगा F साइन थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की ओर आएगा F कॉस थीटा। ठीक है, तो इस आदमी को देखोगे तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में इक्वल है और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर इस आदमी को देखोगे तो देखो ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 2F cos थीटा, और नीचे कितना फोर्स लग रहा है उसको माइनस कर दो, माइनस mg। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 0 कर देते हैं। नेट फोर्स इस केस में 0 होगा वर्टिकल, तो यहां से देखो 2F cos थीटा इज इक्वल टू mg होगा। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg बाई 2 cos थीटा। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा mg बाई 2 cos थीटा। अब देखो जैसे जैसे ये रोप इधर खींचते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे ये आदमी ऊपर आता जाएगा। ये आदमी जैसे जैसे ऊपर आता जाएगा तो ये जो एंगल है थीटा वर्टिकल से वो बढ़ता जाएगा। नहीं तो आप देख सकते हो जैसे कि ये ऐसे है, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो इन्हीं दो पॉइंट से देखो ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो ये देखो ये थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। ये यहां पर देखो थीटा छोटा था और ऊपर जाएगा तो इसी पॉइंट से ऐसे लाइन खींचना, तो ये वर्टिकल से ये लाइन बढ़ते जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा। तो जैसे जैसे ये मैन ऊपर जाते जा रहा है, ये मैन जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है, ये दोनों उसके फ्रेंड्स जब इसको इस रस्सी को खींचते जा रहे हैं और ये जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है थीटा वैसे वैसे इंक्रीज होते जा रहा है। तो थीटा इंक्रीज होते जा रहा है तो यहां पर देखो जो फोर्स आया है यहां पर नीचे में क्या है 2 cos थीटा इस पे, तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, और थीटा का वैल्यू इंक्रीज होने से cos थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है। याद रखना व्हेन थीटा इंक्रीजेस, ये क्या इंप्लाई करता है कि cos थीटा का वैल्यू भी cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जैसे 90 का वैल्यू 0 हो जाता है तो cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है। तो ये नीचे वाला वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे लोग खींचते जाएंगे तो cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा। cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज होने से f का जो वैल्यू है वो क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो यहां से ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि f जो है वो इंक्रीज होगा। तो पहला हमको क्वेश्चन तो यही बोला था कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो बताना है कि f का वैल्यू इंक्रीज होगा। यही क्वेश्चन पहला पूछा गया था। ईच फ्रेंड ऑन द रोड इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप। तो ये प्रूव हो गया कि जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा f का वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या बोला गया, फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ h। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें। जब ये मैन डेप्थ h पर है तो उस केस में हमको इस f का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखो यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, ये वाला, ये ऐसे ट्राइंगल दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल को अलग से बना लेते हैं। यहां पर ये एंगल थीटा है और हमको ये डेप्थ कितना लेना है, h लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है इसको आप h लीजिए, तो ये हो जाएगा h और ये लेंथ है d/2। ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस होगा। तो ये हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट d/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है। अगर यहां से आप cos थीटा का वैल्यू निकालें तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आएगा आपका h अपॉन में अंडर रूट
d/2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कॉस थीटा का वैल्यू आएगा। अब हमको फोर्स का वैल्यू बताना है, तो फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू mg/2 कॉस थीटा। तो यहां पर कॉस थीटा का वैल्यू रख देते हैं इस पर, तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mg/2 और कॉस थीटा की जगह h अपॉन में √d/2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर ये इसको क्या लिख सकते हैं, d²/2 का स्क्वायर मतलब 4, और एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू mg/2 h अपॉन में √d² प्लस 4h स्क्वायर अपॉन में 4। तो यहां से इस रूट से ये 4 बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आके क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये 2 बन जाएगा, तो यहां पर देखो mg/2h अपॉन में √d² प्लस 4h स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो ये 2 यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर होने वाला है वो होने वाला है mg/2 to 4h और ये इंटू √d² प्लस h स्क्वायर, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो इसको साफ साफ लिख देते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है F इक्वल टू mg अपॉन में 4h √d² प्लस 4h स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझना तो यही तक था, बाकी तो सिंपल मैथ्स है, वो आप कर सकते हो।